नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ जो इतनी आसानी से हमारे दिमाग में नहीं आता। अभी अभी मैं शिरीष के बेडरूम में गया था, मेरे बेटे के। वो नानक शाह फ़कीर मूवी देख रहा था और उसमें एक सीन था जहाँ नानक का जनेऊ होने वाला था। छोटे से होंगे, मेरे ख्याल से 10, 12, 15 साल के होंगे नानक उस समय, और उन्होंने मना कर दिया, जनेऊ करवाने से मना कर दिया। मैं सोच रहा था कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं और हम भी ऐसे नहीं थे। मुझे याद है जब मेरा जनेऊ हो रहा था, शादी के साथ ही हो रहा था। वो शादी हुई, उसी के जस्ट पहले जनेऊ की सेरेमनी हो गई। जनेऊ एक सेरेमनी होती है जिसमें एक धागा ब्राह्मण अपने बच्चों को पहनाते हैं। इट इज़ अ वे टू अनाउंस दैट अब तुम ऑफिशियली ब्राह्मण हो चुके हो। ब्राह्मण का क्या मतलब समझते हैं लोग, या जो लोग भी करवाते हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है। और उस फिल्म में दिखाते हैं किस तरह से नानक सभी तरह की फॉर्मेलिटी को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो मेरे मन में सवाल आया कि ये किस टाइप के लोग होते हैं जो इतने बचपन में, छोटी उम्र में रिवोल्ट कर देते हैं और उनके माँ बाप मान भी जाते हैं। इनफैक्ट आजकल हम लोग WBX में, हमारे बिजनेस की सीरीज़ में, इलॉन मस्क को पढ़ रहे हैं। उनकी बचपन की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। उनको 8 साल की उम्र में एक मोटरसाइकिल चाहिए थी, तो अपने पिताजी के बगल में खड़े रहते थे और पीछे पड़े रहते थे। उनके पापा उनसे कहते थे ठीक है अभी दिलवा देंगे। उनको टालने की कोशिश करते थे जैसे सारे माँ बाप करते हैं। तो ये आसानी से मानते नहीं थे, ज़िद नहीं करते थे, बस वहीं खड़े रहते थे। तो ही वॉज़ वेरी डिटरमाइंड। अगर आप उस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये किस टाइप के लोग होते हैं, चाहे आप एक स्पिरिचुअल यात्रा पे हों या अपने करियर में हों या कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, कोई NGO चला रहे हैं, तो ये किस टाइप के लोग होते हैं जो चीज़ें कर पाते हैं और हम में से बहुत से ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। तो मेरे मन में सवाल ये उठा कि क्या ऐसा कभी हो पाएगा कि एक बंदा जो ऑलमोस्ट नोबडी है, जिसके होने या नहीं होने से इस दुनिया में बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, वो क्या उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां गौतम बुद्ध हैं या नानक हैं। तो मेरे दिमाग में ना लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का एक तरीका आया। ये स्क्रिप्चर्स, बहुत पुरानी स्क्रिप्चर्स में लोगों ने डिवाइड किया है स्पिरिचुअल सीकर्स के अलग अलग स्टेजेस। उसको मैंने फिर से रीडिफाइन किया है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको सुने ध्यान से और अपने लिए पूछें कि मैं इसमें कहाँ स्टैंड करता हूँ और कैसे मेरी प्रोग्रेस होगी। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक इवैल्यूएशन में नहीं डालते हैं, सेल्फ चेक नहीं करते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता। लाइफ चलती रहती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बिगिनिंग में, सबसे नीचे की श्रेणी पे, नीचे मतलब वो ख़राब लोग नहीं हैं, बट इस लिस्ट में सबसे नीचे वाले हैं द अनइंटरेस्टेड, जो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसके पीछे बहुत से वजह हो सकते हैं, बचपन के ट्रॉमा हो सकते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हो सकते हैं, और भी बहुत सी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो लोग आते हैं अनइंटरेस्टेड में। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये सारी चीज़ें मैं हो चुका हूँ। जब मैं 15-16 साल का था, तब तक, बचपन से लेकर के 15-16 साल तक की उम्र तक मैं इसी श्रेणी में था। अनइंटरेस्टेड लोग केवल इंटरेस्टेड होते हैं सेंशुअल चीज़ों में, खाने पीने में, कपड़े में, एन्जॉयमेंट में, इम्पोर्टेंस पाने में। देखा नहीं, छोटे बच्चे चीखते रहते हैं ताकि लोग उनके ऊपर ध्यान दें। एक तरह से सर्वाइवल टेक्निक है ये। तो देखा जाए तो ये लोग अनइंटरेस्टेड हैं, लेकिन किसी भी सीरियस चीज़ में, बाकी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, बाकी पूरी दुनिया में एंजॉय करने में, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में ये इंटरेस्टेड हैं। और इन्हीं को देख करके सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आता है। जब घरों में हम बच्चों को डांटते हैं पढ़ने लिखने के लिए, मुझे भी बहुत डांट पड़ी है, तो इसीलिए बिकॉज मैं किसी भी चीज़ में बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं था। और उस टाइम पर मैं अपनी लाइफ में, मुझे याद आता है, मेरा बचपन इफ़को फूलपुर में और इलाहाबाद में बीता, ये पीरियड। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई क्लास 8th में, और तब मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचा, कैजुअली इंटरेस्टेड। मुझे याद है बम्बई में जाकर पहली बार मुझे अकेले मैंने घूमना शुरू किया। ट्यूशन जाना था सुबह सुबह, तो पिताजी ने एक साइकिल खरीद दी, तो सुबह एक ट्यूशन, शाम को दूसरा ट्यूशन, इसी बीच में अपना घूमना फिरना। और मैंने वहाँ पे रोड साइड पे किताबें बिकती थीं, 10, 15, 20 रुपए की किताबें, चुपके वो ख़रीदना शुरू कर दिया। हालांकि पेरेंट्स को बहुत नहीं अच्छी लगती थी बात, क्योंकि वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन अभी भी थी, पढ़ाई से तो डिस्ट्रैक्शन ही था। लेकिन मुझे याद आ रहा है वो मेरा इंडिविजुअलिटी की शुरुआत थी, जब आपके अंदर में
अंकुर फूटता है किसी चीज़ में जब आप क्यूरियस होते हैं। अभी WBX में मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें जेफ बेजोस के लेटर्स पढ़ेंगे जो उन्होंने शेयर होल्डर्स को बताया है। तो उसमें एक क्वालिटी आती है बार बार कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं अपने कस्टमर्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, मार्केट को लेकर के। और ठीक ऐसे ही सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स बहुत सीरियसली क्यूरियस थे। उस सीरियस क्यूरियोसिटी की जो जन्म होती है वो आती है कैजुअल क्यूरियोसिटी से। तो वो मेरी उम्र थी करीब 17 से 18-19 साल तक की, और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था ओशो से। ये भी बड़ा मुश्किल फेज़ था बिकॉज एक जॉय होता है, पता है, किसी चीज़ को करने का जॉय होता है। तो ओशो को पढ़ने में मज़ा तो आता था, लेकिन वो खाली शब्द बन जाते थे, दिमाग में चलने वाली कहानियाँ, एक फील गुड। जैसे किसी को फिल्म देखने में मज़ा आता है, किसी को गेम्स खेलने में, तो किसी को बुक्स पढ़ने में। लेकिन फिर भी ये स्टेज बहुत नीचे की स्टेज है। सबसे लोएस्ट स्टेज है नॉन इंटरेस्टेड, और ये वाली है कैजुअली इंटरेस्टेड। इसमें मैं रहा हूँ तकरीबन क्लास 10th तक, 1992 तक। इसके बाद 2 स्टेजेस एक जैसे मेरे बीते, उसको मैं बोलता हूँ स्टेज ऑफ बीइंग अ फॉलोअर, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज था स्टेज ऑफ बीइंग अ डिवोटी। जैसे मैंने बहुत से वीडियोस में बोला है, मैं अपने फ्रेंड के साथ चला गया था एक गुरुजी के पास, कल्कि आश्रम में। और शुरू में वहाँ पर भी बहुत सीरियस नहीं था मैं, बट कम से कम स्टार्ट तो हुआ। ढेर सारी चीज़ों से हट करके कम से कम एक चीज़ में ध्यान तो गया। तो स्पिरिचुअलिटी में मैं जाना शुरू कर दिया, ध्यान शिविर अटेंड करना शुरू कर दिया, किसी से बात करना शुरू कर दिया। तो ये स्टेज थी स्टेज ऑफ बीइंग अ फॉलोअर। सबसे नीचे की स्टेज है नॉन इंटरेस्टेड या तो अनइंटरेस्टेड, उसके बाद आता है कैजुअली इंटरेस्टेड, और फिर आता है बीइंग अ फॉलोअर। ये मेरा MBBS फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के करीब ऐसे बीता है। फॉलोअर्स कुछ नहीं करते, उनको कोई अपने से ज़्यादा समझदार मिल जाए और कोई लेके चला जाए वहाँ, तो साथ में चले जाते हैं। जो भी ध्यान साधना बताई जाती है बहुत सीरियसली करते नहीं हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली करने के लिए यू हैव टू बी डीपली इंटरेस्टेड, और ये तो है कैजुअली इंटरेस्टेड। मैं खुद ऐसा था, और इसमें बहुत साल तक लोग रहते हैं। कई लोग तो ज़िंदगी इसी में बिता लेते हैं। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि गुरुजी मेरे हैं और मेरे को आशीर्वाद देंगे और मैं पहुंच जाऊंगा। जी नहीं, स्पिरिचुअल साधना इतनी आसान नहीं है। ये फ्लाइट फ्रॉम अलोन टू अलोन है, ये अकेले की यात्रा है, अकेले तक की। तो अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे बढ़ना है। जब मैं इससे आगे बढ़ा तो मैं बन गया डिवोटी, उन्हीं का, कल्कि भगवान का सो कॉल्ड डिवोटी बन गया। वो जो कुछ भी सिखाते, जो कुछ भी पढ़ाते, मुझे सब कुछ करना था। जो भी साधना ध्यान बताते थे वो सब मैं बहुत डेडिकेटेड तरीके से करता था, चाहे मेरी पढ़ाई, मेरे करियर को छोड़ना ही पड़े। हालांकि वो लोग कहते थे नहीं नहीं तुम ध्यान दो, लेकिन कैसे दे सकते हैं आप ध्यान जब आपको दिन में 1-1 घंटे 2-2 घंटे चक्र ध्यान करना है, गुरुजी के प्रोग्राम्स की मार्केटिंग करनी है, उनके सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। आप डिवोटी हैं, आप तो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी हैं उन सभी फॉलोअर्स में से। तो मैं था और मेरा दोस्त मंगेश, हम दोनों फॉलोअर्स बन गए डिवोटी। और ये चला हम लोगों का टिल द MBBS थर्ड ईयर, लास्ट ईयर तक। तो सबसे पहले अनइंटरेस्टेड, फिर कैजुअली इंटरेस्टेड, उसके बाद फॉलोअर, उसके बाद डिवोटी। और ये बड़ा ईगोस्टिक फेज होता है, इसमें आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप अंदर से बड़े खुश होते हैं, गदगद होते हैं। बिकॉज जो रिस्पेक्ट आपको खुले समाज में नहीं मिल रही थी, अब एक क्लोज्ड सर्कल का ग्रुप है जहाँ पर ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, और उसमें आप अंधों में काना राजा हो गया। आपको सब सोचते हैं गुरुजी के बहुत ही नज़दीक हैं, क्योंकि आप बहुत सीरियसली उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनके परम शिष्य हैं। मुझे याद है कल्कि के यहाँ कहा जाता था कि उनके टोटल 7 शिष्य हैं, परम शिष्य और बाकी 6 और शिष्य। उनको हम लोग आचार्याज बुलाते थे, और इन आचार्याज के 6 आचार्य थे, उनके नीचे और भी डिसाइपल की एक लाइन थी, बस उनसे बात करने को मिल जाए, इसी से बड़े हम लोग खुश हो जाते थे। लेकिन ये भी बहुत ही नीचे की स्टेज है दोस्तों। इसके बाद एक ट्विस्ट है, बड़ा ख़तरनाक ट्विस्ट है, मैं उसमें जा चुका हूँ और काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। नेक्स्ट स्टेज को जो कि असल में नेक्स्ट स्टेज नहीं है, एक रॉन्ग टर्न है, उसको मैं कहता हूँ द सीकर ऑफ मिस्टिसिज्म। इनफैक्ट जो भी लोग गुरुज को फॉलो करते हैं वो इसीलिए करते हैं बिकॉज उनको चाहिए एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस। देखा नहीं, आजकल ज़्यादातर जो गुरुज हैं वो आपको बोलते हैं ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो,
सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अनुभव। जो पढ़ेंगे वो तो खाली दिमाग में रह जाएगा, अनुभव करो, गुरु का ग्रेस अनुभव करो, अपने गुरु को अपने अंदर में अनुभव करो। तो ये अनुभव सेल की जाती है और लोग उसको खरीदते भी हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीरियसली ले लें तो धीमे धीमे आप हेलुसिनेशंस करना शुरू कर देते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं। अभी मुझे 2 दिन पहले एक बड़ा ही खतरनाक फ़ोन आया। एक भाई साहब हैं, कहते हैं मुझसे कई सालों से आत्माएं बात करती थी, अच्छी आत्माएं, बहुत इवॉल्व्ड आत्माएं आती थी और मुझसे बात करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से नहीं बात कर रही। तो उन्होंने हमारा वीडियो देखा, उनको लगा भाई गुरुजी बड़े पहुँचे हुए हैं मेरे लिए, तो मुझसे जानना चाहते थे कि वो आत्माएं अब क्यों नहीं आती हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने तंत्र को पढ़ना शुरू किया था, अघोरी विमलानंद की बुक्स पढ़ना शुरू किया था, तो मैं बहुत सीरियसली उसमें घुस गया था, मंत्र जप करना शुरू कर दिया और फिर एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गए और मुझे लगा कि मैं तो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका हूं। लेकिन दोस्तों वो ऐसा ही है जैसे कि आप एक मार्केट में घूमें। एक तो होता है सब्जी मार्केट, एक कपड़े का मार्केट होता है, ऐसे ही एक स्पिरिचुअल मार्केट होता है। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ पर भी कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, जो आप खोजेंगे वो मिलेगा। तो खोजते रहिए आप, चमत्कारी अनुभव, भगवान के दर्शन। आपको याद है ना, रमन महर्षि के पास एक आदमी आया था, उसने मन ही मन प्रार्थना की उनसे कि आप मुझे अपना दर्शन करा दीजिए। कृष्ण का विश्व रूप उन्हें दिखाई दिए। तो जब उस आदमी ने कहा कि आप क्या सही में कृष्ण हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारे मन की कल्पना है, मैं तो एक नथिंगनेस हूँ, मैं एम्प्टी स्पेस हूँ। जब मैंने ये चीज़ पढ़ा था तो मेरी आंखें खुल गई थी। तब मुझे एहसास हुआ आप चाहे लाखों साल तक किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान की, किसी भी गुरु के दर्शन करते रहो, आप द्वैत में रहोगे, कि डुअलिटी में रहोगे और इसके आगे जाना है। तो एक बहुत बड़ा टर्न है ये। बहुत कम लोग हैं जो उसको एक लाइफ में बिना किसी नुकसान के वापस आ जाते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाला मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें 2-3 साल का फेज़ उसमें मैं बिता चुका हूँ, जहाँ पूरी तरह से मैं मिस्टिकल दुनियाओं को एक्सप्लोर कर रहा था, एक्सपीरियंस खोज रहा था। तो इस स्टेज को मैं बोलता हूँ द सीकर ऑफ मिस्टिसिज्म, चमत्कारी दुनिया की खोज करने वाला, उसको एक्सपीरियंस जो चाहता हो। बट थैंकफुली मैं वापस आ गया, क्योंकि सब जगह पर सफरिंग है। जितना दुख आपको घर परिवार में, नौकरी चाकरी में है, उतना ही दुख आपको मिस्टिकल वर्ल्ड में भी है। एक टाइम के बाद वहाँ से भी आप बोर हो जाते हैं। तब आता है सेकेंड लास्ट स्टेज, जो कहना चाहिए जेन्युइन स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, और वो है एक शिष्य का स्टेज, एक रियल डिसाइपल का स्टेज, जिसमें अर्जुन आप हो जाते हैं, जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया क्या है, नंबर 1, और इसमें क्या फ्रीडम अवेलेबल है। क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते करते अब ये समझ में आ गया है कि यहाँ कुछ बचा नहीं है खोजने को, अनुभव करने को, तो आप फ्री होना चाहते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया है कि फ्रीडम इतनी आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको ढेर सारा ब्रेन का एडवांस्ड सेंटर्स खुलना चाहिए। क्योंकि हम सब एक तरफ तो बॉडी पहनते हैं, दूसरी तरफ माइंड पहनते हैं। माइंड बना होता है ढेर सारी कंडीशनिंग्स का, और उससे भी मुश्किल हैबिट्स का। पता नहीं कौन सी चीज़ आपको एक्साइट कर रही है। गुरु कहते हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन मन लगता है किसी और चीज़ में। तो जब तक वो मन जो किसी और चीज़ में लग रहा है वहाँ से डिटैच होकर के साधना में ना लगना शुरू हो जाए, जब तक आप अपनी साधना को एंजॉय ना करना शुरू कर दें, तब तक आप डिसाइपल नहीं हैं। और जब एंजॉय भी करें तो जैसे कृष्ण कहते हैं, फल के लिए नहीं, बट केवल उस साधना के लिए, उस तपस्या के लिए। जब ऐसा कोई हो जाता है कि उसकी लाइफ में केवल समझना, सीखना, और वो भी धीरज के साथ, तो ये आदमी कहलाता है शिष्य। ये फेज़ मेरी लाइफ में चालू हुआ जब ज़ेन योगा आई। डॉक्टर पीजे सहर ने मुझे अपने गाइडेंस में लिया, मेरे पर्सनल मेंटर बने, और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि इस नॉलेज को तुम्हें दुनिया को पहुंचाना है। नहीं तो मैं किसी एंगल से कोई टीचर नहीं था। मुझे अगर कोई कह देता था जाके सबके सामने माइक पकड़ना है और किसी बोलना है, कुछ बोलना है, तो मुझे बड़ा डर लगता था। बट थैंकफुली ही चोज मी, नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड लाइफ। और लास्ट स्टेज है द स्टेज ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर आपके और आपके गुरु के बीच में कोई दीवार नहीं होती, जहाँ पर आप खुद डिवाइन फ्रैगमेंट हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं।
इसको ज़ेनोगा में सेक्शन 4 कहा गया है। इसके पहले सेक्शन 3 में ही वो सारे भटकाव होते हैं। सेक्शन 2 में आपको लगता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो इक्के दुक्के एक्सपीरियंसेस को आप मान लेते हैं। तो ये यात्रा देखा जाए जो मैंने आपसे बता दिया, ये जो स्टेजेस हैं, अनइंटरेस्टेड, कैजुअली इंटरेस्टेड, फॉलोअर, डिवोटी, द सीकर ऑफ मिस्टिसिज्म, डिसाइपल एंड ईश्वर, ये केवल एक आदमी की एक लाइफ की बात नहीं है, ये कई जन्मों की स्टेज है। इनफैक्ट ये 7 स्टेजेस को डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइड किया गया है। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया इसका, गिल्ट कॉन्शियसनेस या शेम कॉन्शियसनेस का एक वीडियो रिलीज़ किया है, आप उसको देखिएगा। उसकी कोर्स भी आने वाली है, पूरा का पूरा लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से कोर्स आने वाला है। ये सब कुछ हमारे वेबसाइट डीके ब्रेन्स पे आएगा। उसमें मल्टीपल कोर्सेज हैं, बिजनेस के, डिसीजन मेकिंग के, पेरेंटिंग के, रिलेशनशिप के, ढेर सारे कोर्सेज हैं। मोर देन आई थिंक 50 to 100 कोर्सेज उसमें अभी फ़िलहाल हम डालेंगे, और फिर फ्यूचर में भी मुझे लगता है अगले 2-3 साल में करीब 200-250 कोर्सेज आ जाएंगे। कोर्सेज मतलब सीरीज़ है 10-10 वीडियोस की, 20-20 वीडियोस की, 50-50 वीडियोस की, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना आप अपना फ्री टाइम केवल फिल्मों को ना दें, मूवीज़ को ना दें, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर कंटेंट देखना ही है तो कुछ ऐसा कंटेंट देखिए जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, क्योंकि जब आपको ये स्टेजेस पता है तो आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक क्या करना है आप पूछ सकते हैं और जा सकते हैं उसको करके। हर एक इंसान नानक बन सकता है, बट यू हैव टू बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि मैं कौन सी स्टेज पर हूँ। जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो उसको जानना होता है ना कि मैं रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं। मील के पत्थर देखते हैं आपके कितना किलोमीटर ख़त्म हो गया, तो क्या अपने स्वभाव के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए? हमारे दुखों का कारण हमारा ही माइंड है, हमारा ही अनअवेयरनेस है। ये सब सुन करके खाली ये मत बोल दीजिए कि हाँ मैं तो बहुत ही लोअर स्टेज पर हूँ, जब कभी मेरी किस्मत खुलेगी तो मैं हायर स्टेज पर जाऊँगा। ये एफ़र्ट आपको खुद लगाना है, ठीक है? तो अगर आप इस यात्रा में बहुत सीरियस हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारे ज़ेनोगा बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में। बेसिकली जो हमारा वेबसाइट आ रहा है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट पे डिवाइड किया है। एक तरफ हैं कोर्सेज जिसमें आप इंडिविजुअली कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, और दूसरी तरफ है बंडल्स। 3 बंडल्स में अपने सारे कोर्सेज को डिवाइड कर दिया है इकट्ठा करके, स्पिरिचुअल बंडल, बिजनेस का बंडल और डिसीजन मेकिंग बंडल। तो आप दोनों में बजट के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर है व्हाट्सएप का, इससे कर लीजिए। बाय।